दोस्तों, मैं वक्ता नहीं हूं। अगर मुझको ये मौका दिया गया है तो मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे साथ मंच पे जो भी साथी मौजूद हैं उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता ही हूँ। मुझे कहा गया है कुछ बोलने के लिए, इसलिए मैं कुछ लेकर आया हूँ, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। इसके पहले कि मैं एक दो छोटी छोटी कविताएं व्यक्त की आपके सामने रखूं, कुछ टेक्स्ट है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। ये वो टेक्स्ट है जो आज से तकरीबन 37 साल पहले ये इस मैगज़ीन में संपादन के दौरान संपादकीय में लिखा गया था। ब्रेख्त के संदर्भ में जो आज हम उनकी 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, वो आज भी हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं, ये बात समझने के लिए ये टेक्स्ट मैं सिर्फ आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि आज से 35-40 साल पहले जो कुछ हम हमारे साथी लिख पढ़ रहे थे उसकी भी आज कम प्रासंगिकता नहीं है। वो आज भी तात्कालिक रूप से कितना प्रासंगिक है। ये एक बड़ा संपादकीय है। इसके संदर्भ अलग अलग हो सकते हैं, कुछ इसमें 4, 5, 7 पैराग्राफ्स हैं। इसके 2 छोटे छोटे पैराग्राफ्स मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वो जुड़ा हुआ नहीं भी हो सकता है, इसलिए आप उसको उसी तरह से बगैर जोड़े हुए भी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, आप ये समझिएगा। रंगमंच जीवन की कठिन घड़ी में लोगों को राहत देता है। वो उनके आंसू पोंछता है, उनके चोट खा हृदय को सहलाता है। वो उनमें अपनी नियति के स्वयं निर्माता बनने की कोई सोई इच्छा को जगाता है। ये काम रंगमंच अपनी विशिष्ट तकनीक के जरिए ही करता है, लेकिन ये वो एक तरफा ढंग से कभी नहीं करता। नाट्य प्रस्तुति को सिर्फ निर्देशक, अभिनेता और तकनीशियन नहीं गढ़ते, दर्शक भी उसे रूप देते हैं। बिना सच्चे दर्शकों के सच्चा रंगमंच कहाँ। यह रंगमंच की अपनी विलक्षणता है जो किसी दूसरी कला विधा में नहीं मिलती। इसीलिए किसी नाट्य प्रस्तुति को उसी समय अपनी भूमिका निश्चित करनी पड़ती है जब वह प्रदर्शित होती है। लिखित साहित्य भविष्य में अपने पाठकों की प्रतीक्षा कर सकता है, लेकिन हर प्रस्तुति को उसी समय उसके भावक मिलने चाहिए। रंगमंच एक ऐसी रचनात्मक घटना है जिसमें उन दर्शकों की उतनी ही बड़ी भूमिका होती है जो उस घटना के साक्षी होते हैं। इस तरह रंगमंच एक बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मकता का विस्तार है। वो एक सामूहिक रचनात्मक विस्फोट है। नाट्य प्रस्तुति में दर्शक भी रचनाकार की हैसियत रखता है, जैसा कि आप सब हैं अभी। इसीलिए जो रंगकर्मी दर्शकों को महज एक भीड़ मानते हैं, जो उनकी रचनात्मकता का सम्मान नहीं करते, उनकी इच्छाओं और सपनों को नहीं कुरेदते, जो खुद को ही सूरमा मानकर चलते हैं और दर्शकों की कल्पना शक्ति पर भरोसा नहीं करते, वे रंगमंच को उसके वास्तविक धर्म से अलग कर देते हैं। वैसे रंगकर्मी रंगमंच को जनता के जीवित संपर्क में लाने से रोकते हैं, जो अपनी प्रस्तुतियों के जरिए दर्शकों को संगठित और सक्रिय नहीं करते। इसका आखिरी पैराग्राफ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे जैसे मानव समाज विकसित हो रहा है, वैज्ञानिक और तकनीकी तब्दीलियां आ रही हैं, रंगमंच का काम जटिलतर होता जा रहा है। लेकिन ये सामाजिक विकास का लेकिन यह सामाजिक विकास एक समान नहीं है। ख़ास तौर से हमारे देश में असमान आर्थिक विकास विस्फोट की स्थिति में उत्पन्न कर रहा है। हमारी जनता के जीवन के कई स्तर हैं, इसी तरह उसके सौंदर्य बोध के भी अनेक स्तर हैं। पूंजीपति वर्ग व्यापक स्तर पर अब संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है। वह अपने कलात्मक माल का काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण कर रहा है, जो हमारी जनता की सांस्कृतिक चेतना को कुंठित करते हैं। हमारी महान सांस्कृतिक विरासत पर लगातार हमले जारी हैं। पतनशील पश्चिमी संस्कृति की घुसपैठ के लिए वर्तमान शासक वर्ग ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। इसीलिए आज जब कोई रंगकर्मी सामाजिक परिवर्तन की अपनी कला की भूमिका के बारे में सोचता है, तब निश्चित रूप से वो इन सारी जटिलताओं का भी सामना करता है। ये सचमुच एक
कड़ी मुहिम है, लेकिन इसमें कूदे बिना चारा भी नहीं है। ये ख़ास तौर से रंगकर्मियों को संबोधित है और आप लोगों को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। मुझे ये नहीं मालूम था, अगर अनीश जी ने और जेपी ने बताया होता कि मुख्य वक्ताओं में जावेद अख्तर खां भी शामिल हैं, तो मैं ये साझा कर रहा हूँ आप लोगों से कि ये संपादकीय जावेद अख्तर खां का लिखा हुआ है, काफ़ी विस्तार से है। इसकी प्रासंगिकता आज भी हमको लगती है। आज से तकरीबन 38 साल पहले दो छोटी छोटी कविताएं मैं आपके सामने रखूंगा और ये रंगमंच से जुड़ी हुई व्यक्ति कविताएं हैं। ये छोटी कविताओं का विस्तार भी आपको जावेद साहब अगर अपनी कविता पढ़ेंगे तो उसमें भी उसका विस्तार आपको मिलेगा। मतलब व्यक्ति की जो कविता का पाठ जावेद साहब करेंगे तो मेरी इस छोटी कविताओं का विस्तार आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। ख़ास तौर से रंगकर्मियों को संबोधित है ये कविताएं, जो रंगमंच से संबंधित व्यक्ति कुछ कविताएं हैं। इसका अनुवाद हमारे पटना के प्रसिद्ध कवि अरुण कमल और अपूर्वानंद हम लोगों के साथी हैं, उन लोगों ने मिलकर किया है, इन दो लोगों ने। कविता का उन्वान है कला में गंभीरता के सवाल पर। कला में गंभीरता के सवाल पर। चांदी के गहने गढ़ने वाले कारीगर की गंभीरता को नाटक की कला में ग्रहण करना चाहिए और उन लोगों की गंभीरता को भी अपनाया जाना चाहिए जो बंद दरवाज़ों के पीछे किसी पर्चे को तैयार करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके इसलिए आपस में बहस कर रहे हैं, लेकिन अपने मरीज पे झुके हुए उसका इलाज कैसे हो इस चिंता में मग्न डॉक्टर की गंभीरता नाट्यकला में नहीं चलेगी। और कोमल हो या उत्तेजना से भरी हुई एक धर्मोपदेशक की गंभीरता पर यहाँ सख्त पाबंदी है। और एक और छोटी सी कविता है, इस कविता का शीर्षक है दिखलाओ कि तुम दिखला रहे हो। अभी साइंस कॉलेज के व्याख्याता ने इतनी विस्तार से चीज़ें बताई। मतलब जो ब्रेख्त के सिद्धांत हैं रंगमंच को, थिएटर को लेकर के, इन छोटी छोटी कविताओं में भी उन्होंने उसको रखने की कोशिश की है और संपूर्णता के साथ कोशिश की है। दिखलाओ कि तुम दिखला रहे हो, दिखलाओ कि तुम दिखला रहे हो, जितने भी तरह के भाव तुम दिखलाओ, जब ये दिखला रहे हो कि लोग कैसे अपना पार्ट अदा करते हैं तो यह भाव भी तुम दिखला रहे हो कभी ना छोड़ो। सब कुछ इसी दिखलाने के भाव पर टिका होना चाहिए। इसका अभ्यास इस तरह करो, मान लो तुम दिखला रहे हो कि एक आदमी दूसरे को धोखा दे रहा है या कैसे ईर्ष्या करता है या कैसे ईर्ष्या से जकड़ा हुआ है या कैसे सौदा करता है, तो पहले दर्शकों की तरफ देखो, मानो कह रहे हो, लो दर्शकों इस बात को नोट करो, यह आदमी धोखा दे रहा है और यह आदमी जब ईर्ष्या से जकड़ा होता है तो ऐसा लगता है, और यह आदमी इस तरह सौदेबाजी करता है। इस तरीके से तुम दिखलाओगे कि उसमें इस तरीके से तुम जो दिखलाओगे उसमें दिखलाने का ये भाव भी रहेगा कि जो पहले हो चुका है उसे फिर से दिखाया जा रहा है और जो होता आ रहा है उसे यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। यह दिखलाओ कि तुम जो दिखला रहे हो वो रोज ही दिखलाते हो और पहले भी दिखला चुके हो, और इस तरह तुम्हारा अभिनय बुनकर के ढंग से या शिल्पी की कला से मिलेगा। और यह भी साफ साफ लगना चाहिए कि तुम अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाना चाहते हो और हमेशा हर घटना को सबसे अच्छे तरीके से पेश करना चाहते हो। तब ये धोखा देना, सौदा करना और ईर्ष्या करना वैसे ही होगा जैसे कि रोज़ बरोज की एक बात, जैसे कि भोजन करना, प्रणाम पाती करना या अपना कोई काम ही करना, क्योंकि अभिनय भी तो एक काम ही है ना। और मंच पर अपनी भूमिका के साथ साथ तुम खुद भी नज़र आओ, भूमिगत न हो वो, तुम खुद भी नज़र आओ, मानो तुम किसी को पेश कर रहे हो।
शुक्रिया।